100% या 99% लोगों की आंख में तो माइनस का चश्मा आना ही आना है. We can't stop it. Myopia. Rise in short-sightedness. The researchers actually called it an epidemic. चश्मा हटाना है तो एक ही तरीका है कि गाजर खाते ना पूरे दिन हाँ, कि आंखें ठीक रहेंगी. बचपन में सुना है. या पपाया खाते ना, हरी विटामिन सब्जियां ए, खाते बीटा ना. कैरोटीन. ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकल रही है वो आपकी आंखों को 0.1% भी डैमेज नहीं करती. तो ब्लू लाइट चश्मे का एक्चुअल पर्पस क्या था, इसको क्यों लॉन्च करा था? कॉन्टैक्ट लेंस इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू योर आईज. आज की डेट में ना हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले आती है और अमेरिका वगैरह में बाद में आती है. तो बायोनिक आई क्या करती है, हम वो आपके आंख के पर्दे में कुछ चिप्स लगा रहे हैं. मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब डार्क सर्कल्स आ गए, क्या करें? कोई सोल्यूशन है? बहुत सारे सोल्यूशंस हैं इसके. आंख में कुछ चीजें दिखती है जो कि फ्लोट हो रही है, मकड़ी के जाले जैसे, मच्छर Yes, मक्खी जैसे. ऐसे कुछ चलते रहते काले हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हैं, कुछ ग्रे हैं. किसी को अपनी आईज का कलर चेंज करना है, ब्लू या फिर ग्रीन आईज बनाना है, क्या कोई ट्रीटमेंट प्लान है जो परमानेंटली आई के कलर को चेंज कर आई सकता है? कलर को हम परमानेंटली सर्जरी से चेंज कर सकते हैं. किसी एक का बड़ी तो नहीं होगा? सिग्निफिकेंट बात बोलूं, हाँ. 100% लोगों को कैटरेक्ट आएगा इफ दे. अच्छा, कोविड से भी बड़ा आज चश्मों का एक साइलेंट पैंडेमिक आ चुका है. कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2050 तक दुनिया की 50% आबादी चश्मा लगाकर घूमेगी. तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी हो भी चुका है. बट क्या कभी आपने किसी बंदर को चश्मा लगाते हुए देखा है? मैं आपके वो दोस्त की बात नहीं कर रहा हूं, बट सीरियसली, क्यों कुत्ते बिल्ली यार इवन 300 सालों पहले तक हम इंसानों को भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी. वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे ही सुपर स्पेशलाइज्ड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आई डॉक्टर राहिल चौधरी है, जो एग्जैक्टली हमें एजुकेट करेंगे पूरा साइंस समझाकर कि क्यों आज ये चश्मों का पैंडेमिक आया है और इससे बचना कैसे. सभी को अच्छी शार्प आंखें चाहिए, राइट? मगर इसके लिए करना क्या होगा, क्या खाना होगा, क्या एक्सरसाइजेस करने होंगे? अगर आपको चश्मा है तो क्या नेचुरली आप नंबर को हटा सकते हो? अगर आपको धुंधला दिखाई देता है तो इसका क्या सोल्यूशन है? और आज ऐसे क्या क्या लेटेस्ट आई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो आपके आईज को नेचुरल से भी ज्यादा शार्प और इवन अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं. सो चलो समझते हैं बेटर आईसाइट का पूरा साइंस विद डॉक्टर राहिल चौधरी. आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. जैसे मैंने कई रिपोर्ट्स ऐसे पढ़े जिसमें ये पता चल रहा है कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और हैबिट्स की वजह से लोगों को चश्मे बहुत लग रहे हैं. एक टाइम था जब हार्डली लाइक 2 से 4% लोगों को, आई मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, वो चश्मे लगते थे. लेकिन अब वो 50%, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि 50 से भी ज़्यादा है वो. और आने वाले कुछ सालों में, 20-25 सालों में 100% लोग चश्मे पहन के घूमेंगे. मतलब हर एक इंसान जो सड़क पे दिख रहा है वो चश्मे पहन कर घूमेगा. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या बदलाव हो रहा है कि इस तरह का बदलाव हमें दिख रहा है? Gaurav, I'll give you very interesting statistics. Countries like China, Korea, Singapore, Japan, Taiwan, almost 90% population की आंख में चश्मा चढ़ चुका है, माइनस का. We are talking about myopia, जो सबसे कॉमन चश्मे का नंबर होता है. ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन को चढ़ गया है. इंडिया में ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को चढ़ गया है. अमेरिका, यूरोप में ऑलमोस्ट 50% को चढ़ गया है. एंड इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट वन फाइन डे, सम डिकेड्स फ्रॉम टुडे, 100% या 99% लोगों की आंख में तो माइनस का चश्मा आना ही आना है. वी कांट स्टॉप इट. बाप रे. द बॉडी इज इवॉल्विंग. बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है कि माइनस का नंबर आंख में चढ़ रहा है. सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हो गया ऐसा? राइट. इतने सालों में तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया ऐसा? 90s के बाद तो एकदम स्केल हो गया. ऐसा क्या चेंज आ गया कि सडनली इतने लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया? एंड द बिगेस्ट रीजन टू ब्लेम ऑल दिस इज कि हाथ में हमने सबके एक मोबाइल या लैपटॉप पकड़ा दिया, आईपैड पकड़ा दिया, स्क्रीन पकड़ा दिया. सी गौरव, लेट्स टॉक अबाउट साइंस. राइट, हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे कि वी वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ साइंस. राइट. एंड लेट अस अंडरस्टैंड साइंटिफिकली ऐसा क्या हो रहा है दैट लोगों की आंख में ये चश्मा चढ़ते जा रहा है. सी गौरव, नेचर ने ना हमारी आंखों को बेसिकली दूर का देखने के लिए बनाया है. तो जब हम दूर का देख रहे हैं तो हमारे आंखों की सारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में रिलैक्स हो रही हैं. और जब हम पास का देखते हैं तो हम अपनी मसल्स पे जोर लगाते हैं. तो जब हम पास का देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों को मोड़ना पड़ता है.
आंखों के अंदर कुछ मसल्स हैं जो लेंस को मोटा पतला करती है, उसको लेंस को मोटा करना पड़ता है और हम पास का देख पाते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आप पास का देखते हो तो जो रेज पास से निकलती हैं, साइंस की बात है, डाइवर्जिंग रेज है। जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं वो पैरेलल है। तो जब रेज डाइवर्जिंग है तो आंखों को अपनी पावर अंदर बढ़ानी पड़ती है इस डाइवर्जिंग रेज को रेटिना पे फोकस कराने के लिए। अब क्या हो रहा है, जब लंबे समय तक आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को यूज करे जा रहे हो, तो ब्रेन को अब ये सिग्नल मिल रहा है कि यार बनी तो आंखें दूर का देखने के लिए है, लेकिन ज्यादा समय तो हम पास का देख रहे हैं। राइट। तो आंखों को आइडियली तो पास के लिए होना चाहिए, काम तो पास का हो रहा है ज्यादा। तो ये आंखों, जो ब्रेन को इस तरह का जब सिग्नल जाता है तो ये आंखों को चेंज कर रहा है। हमारी आंखों की जो लेंथ है या जो साइज है उसको इलोंगेट कर रहा है। हमारी आंख लंबी हो रही है। ओ, जब ये आंख लंबी हो रही है तो आंख में माइनस का नंबर आ रहा है। हाँ, और जब आपकी आंख में माइनस का नंबर आ गया या आंख लंबी हो गई, अब जब आप नियर देख रहे हो तो आपको मसल्स पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आंख लंबी है और मान लो रेस डाइवर्जिंग है तो प्रॉपर तो तरीके से अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो आंख लंबी है तो वो कन्वर्जेंस हेल्प हो जाती है। हाँ, तो अगर आपको 100% एफर्ट डालना पड़ रहा था पास का देखने के लिए, अब 100% डालना नहीं पड़ रहा, 20% से हो जाता है, 30% से हो जाता है, क्योंकि आंख तो लंबी हो गई। बहुत लंबी हो गई तो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। सो ये चेंज हो रहा है बॉडी में कि भाई पास का देखना इंपॉर्टेंट है, आंखें लंबी हो रही है ताकि बिना स्ट्रेन के पास का देख सको, आंख में माइनस का नंबर चढ़ रहा है। राइट। So what is to blame for this? This overwork on screens, laptops, computers. अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है, पास का काम हम पहले भी करते थे, तब क्यों नहीं चेंज आया था? राइटिंग का काम पहले जो लिपि तो वगैरह ये लिखते थे। सारी प्रॉब्लम आई है जब से सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया ने क्या करा, अब आप स्क्रीन पे सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हो, नाउ ऑल योर एंटरटेनमेंट इज ऑन द स्क्रीन। पूरे दिन तो आप स्क्रॉल करे जा रहे हो, 1 2 3 4 घंटे लगे हुए लोग रात को ढकाढक स्क्रॉल करे जा रहे हैं। सो मच ऑफ स्ट्रेन यू आर पुटिंग ऑन योर आईज कि ये चेंज तो आना ही है। अच्छा, जब ये चेंज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक होता जाएगा तो बॉडी इवॉल्व करेगी। राइट। सो ये जो प्रेडिक्शंस है कि एक टाइम के बाद सबको आ जाएगा, क्योंकि बॉडी इवॉल्व कर जाएगी ना। काम ही नियर का करना है तो दूर के लिए क्यों बनाए बॉडी को? एडेप्ट हो जाएगा बॉडी, एग्जैक्टली, इवॉल्व हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सो इसमें एक ब्लू लाइट का भी रोल होता है क्या? जैसे बोलते हैं कि जो ये स्क्रीन्स है उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल ब्लू लाइट निकलता है, तो ये आईज को कैसे अफेक्ट ये करता है? ना एक बड़ा जरूरी है इस मिथ को क्लियर करना। हाँ, ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकल रही है वो आपकी आंखों को 0.1% भी डैमेज नहीं करती। साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। इनफैक्ट इससे ज्यादा ब्लू लाइट तो सन से निकल रही है, वो डैमेज कर सकती है इसको। तो अब आपने सुना है कि हर बंदा ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहनता है। यस। तो उसका क्या रोल है? कोई इसका रोल है? ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा क्यों पहनना है? तो जब हम लोगों से पूछते हैं, जब मेरे से कोई मेरा पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब वो ब्लू लाइट वाले चश्मे पहन लें, तो मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो क्यों पहनना चाहते हो आप चश्मा? वो कहता है कि चश्मा पहनते मैंने सुना है कि वो कंप्यूटर पे स्ट्रेन नहीं बढ़ता, लंबे समय तक आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, विच इज नॉट ट्रू। कंप्यूटर पे स्ट्रेन क्यों बन रहा है? क्योंकि अगेन वही कॉन्सेप्ट है, जब आप पास का देख रहे हो तो आप मसल्स पे जोर डाल रहे हो। जब लंबे समय तक आप मसल्स पे जोर डालोगे, मसल्स थक जाएंगी। हाँ। जब वो मसल थक जाएंगी तो आंखों में स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, आई होगा। इट इज समथिंग लाइक मैंने ग्लास को पकड़ लिया ऐसे, अभी तो मेरा सब कुछ बढ़िया है, एक टाइम बाद मेरी मसल थकेंगी, हाथ में स्ट्रेन बनेगा। सो दिस स्ट्रेन इज हैपनिंग बिकॉज आपकी मसल्स यूज हो रही हैं। राइट। दैट ब्लू लाइट फिल्टर हैज नथिंग टू डू विद इट। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं, यही क्वेश्चन था कि ब्लू लाइट आंखों को डैमेज तो नहीं करता? वो तो वैसे भी नहीं करता। तो ब्लू लाइट चश्मे का एक्चुअल पर्पस क्या था? इसको क्यों लॉन्च करा था? क्या होता है? सर्कैडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। हाँ, सो योर ब्लू लाइट इज कंट्रोलिंग स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। राइट। अब रात के टाइम पे ये सब मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते थे, उससे ब्लू लाइट निकलती थी। ब्लू लाइट ब्रेन को एक फॉल्स सिग्नल देती है कि अभी दिन का टाइम है। उससे आपका मेलेटोनिन वो बढ़ नहीं रहा, आपको नींद नहीं आ रही। सो ब्लू लाइट फिल्टर वाज डिजाइन कि भाई थोड़ा सा ब्लू लाइट फिल्टर्ड रहेंगी, मेलेटोनिन लेवल्स प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो टाइमली अपना बढ़ेगा, इंसान को नींद आएगी। बट अ बेटर सोल्यूशन टू दैट इज, विच इज नाउ बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड, कि ब्लू लाइट चश्मे को छोड़ो, अपने स्क्रीन पे ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करो। राइट। यू हैव स्क्रीन कंफर्ट्स हैं, इतना कुछ उसमें बने होते हैं जो उसमें एम्बर कर देते हैं, Yes, येलो yes. कर देते हैं। इट सॉल्व्स द सेम पर्पस। राइट। So actually, as of today, blue light filter has no role
No in real any way. utility value. No real utility value, and it is more of a marketing, more of a thing of मतलब ओवर पब्लिसाइज करके, ओवर एडवर्टाइज करके एक जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट करा गया है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राइट राइट। सो अब बेसिकली जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो इस केस में हमें नज़दीक का दिखने लग रहा है, बॉडी अडेप्ट कर रही है कि नज़दीक का ठीक से देख पा रही है लेकिन दूर का नहीं देख पा रही है। बट एक ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आंखों को नज़दीक का ही नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है बट नज़दीक का नहीं दिख रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। एग्जैक्टली, उसको तो ये क्यों होता है? हाइपरोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें आपकी आंख में प्लस का नंबर है, तो अगर आंख का साइज नॉर्मल से लंबा है तो माइनस आ जाएगा, थोड़ा छोटा रह गया तो प्लस हो जाएगा। अगर आपकी आंख में माइनस का नंबर है हाँ। तो आपको नजदीक का ज्यादा साफ है, दूर का ब्लर है। हाँ। अगर आपकी आंख में प्लस नंबर है तो नजदीक का आपका वो होगा ब्लर होगा, दूर का आपका क्लियर होगा। हाँ। ठीक है, अब एक और नंबर एग्जिस्ट करता है, ये सबकी आंख में आना है, हाँ। विच इज 40-45 के बाद। आपने सुना है रीडिंग का चश्मा आ जाता है, पढ़ने का। हाँ। तो ये जो रीडिंग का चश्मा है ये हर इंसान की आंख में आना है जब वो 40-45 क्रॉस करेगा। ओके। हर इंसान की आंख में। ठीक? क्यों ये नंबर आता है? क्योंकि जब हमारी एज कम होती है तो हमारे आईज में जो लेंस है हाँ। ये फ्लेक्सिबल है। हाँ। ये अपनी शेप को ना मोटा पतला कर सकता है। तो जब आप पास का देखते हो वो अपने आप को, रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू, मोटा कर लेता है हाँ। और फोकस बना देता है। हाँ। बट क्या होता है जब आपकी एज होती जाती है तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये खत्म हो जाती है। हाँ। जब ये खत्म हो जाती है, जो पास की रेज है, डाइवर्जिंग रेज, उसको अब वो फोकस कर नहीं पाता क्योंकि अपने आप को मोटा नहीं कर पा रहा, तो आपको रीडिंग का चश्मा चाहिए होता है। राइट? अब मान लो मसल वीक हो जाता है बेसिकली। मसल नहीं वीक होता, मसल भी कुछ हद तक वीक हुआ है, लेकिन जो लेंस की इलास्टिसिटी है हाँ। वो खत्म हो जाती है। ओके। अब फिर भी आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 पे है, 55 पे है, 45 पे है, बिना चश्मे के रीड कर रहे हैं। राइट। कर रहे हैं ना रीड। तो कैसे रीड कर रहे हैं वो? मान लो किसी की आंख में माइनस का नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है। हाँ। जैसे मान लो एक ए इंसान है, राम है, उसका -4 का नंबर है। ठीक है, अब -4 के साथ वो जी रहा था, अब वो 40-45 को क्रॉस करा, अब उसकी आंख में रीडिंग का नंबर आ गया, वो प्लस का नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, दूर का नंबर माइनस है, रीडिंग का नंबर प्लस है, वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो बंदा रीड कर पाता है। ओके। राइट? रिमेंबर आई वाज टेलिंग, जब भी माइनस का नंबर होगा बंदा ज्यादा अच्छा रीड कर पाएगा। हाँ। तो किसी के आंख में माइनस का नंबर है, पहले तो उसको एडवांटेज मिल ही रहा था, अब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म होगी, अब भी उसको एडवांटेज रीडिंग का मिल रहा है। अच्छा, तो वही लोग होते हैं यूजुअली जो माइनस में है, जिनको ये एडवांटेज मिल जाता है। जिनको एडवांटेज मिल जाएगा। और माइनस में बॉडी इवॉल्व करके चेंज हो रही है। हाँ। क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल रहे हैं कि रीडिंग का काम ज्यादा करना है। एवरीथिंग इज तो इंटरलिंक्ड। ये प्लस का चश्मा जो अभी तक पैंडेमिक हुआ नहीं है, तो ये क्यों आता है प्लस का चश्मा? नहीं, प्लस का चश्मा जब आपका आई का जो साइज है अगर वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा रह गया, हाँ। तो नंबर प्लस होगा आंख में, और अगर नॉर्मल से लंबा हो गया तो माइनस होगा। हर 1 मिलीमीटर जो आंख नॉर्मल से ऊपर हो जाएगी, हाँ। 3 डायप्टर का नंबर चढ़ जाता है माइनस का। बट इसके पीछे कोई रीजन है क्या ये जेनेटिक होता है या? जेनेटिक्स, मेनली जेनेटिक्स, और अब Okay. एनवायरमेंटल फैक्टर जो बीच में हाँ। जोड़ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चेंजेस? एनवायरमेंटल फैक्टर से मेनली मायोपिया देख रहे हैं हम, हाइपरोपिया नहीं आता उसमें। अच्छा, वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब क्योंकि इसका तो पैंडेमिक हो गया, लेकिन क्या उसमें प्लस का नहीं, वो मोस्टली ज्यादा। जेनेटिक होता है? प्लस वाले नंबर्स ना बहुत कम मिलते हैं, मतलब हार्डली है नहीं, मतलब मेनली नंबर सारे माइनस होते हैं मेनली। Okay. यहाँ प्लस का आपको मिलेगा जो 40-45 के बाद क्रॉस कर जाओगे, प्रेस बायोपिया वाला रीडिंग का प्लस मिलेगा। हाँ, गॉट इट। सो अब मुझे कुछ ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इसमें आज बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही है, क्या इसमें डाइट का भी कोई रोल है? क्या लोगों का डाइट चेंज हो रहा है जिस वजह से उनकी आंखें कमजोर हो रही है? ये अल्टीमेटली ना जो बॉडी में डालोगे ना वैसी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। राइट। एंड नाउ वी आर पुटिंग जंक इन द बॉडी। तो एक तो ये सारी डिजीजेस वैसे भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस है। हाँ। एंड अगर हम बात करें कि आंखों में मेन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक प्रॉब्लम होती है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके। एंड ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में डायबिटीज होता है तो उसका असर हमारे आंख के पर्दे पर आता है। तो हमारे पर्दे में सूजन आ सकती है, पर्दे में खून आ सकता है, अगर टाइमली उसको ट्रीट नहीं करा गया तो पर्दा उखड़ भी सकता है, इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है। ओके। एंड दिस इज ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड। राइट। सो वी टेल एवरीबडी जिसको भी डायबिटीज है कि साल में एक बार अपने आंखों का चेकअप, स्पेशली अपने पर्दे का चेकअप तो कराना ही कराना है। बिकॉज अगर इस
इस बीमारी को टाइमली डायग्नोस करके टाइमली ट्रीट नहीं करा गया और एक सर्टेन स्टेज के ऊपर चली गई, तो फिर हम आंख को बचा नहीं पाते, फिर अंधापन आ जाता है. राइट राइट. तो दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स. अच्छा, चश्मा भी अगेन है तो लाइफस्टाइल से ही आ रहा है ना एक तरह से. ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया. Right. डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन इफ यू आस्क मी कि क्या कोई मैजिकल फूड्स हैं आंखों के लिए, हाँ. कि गाजर खाते हैं पूरे दिन कि आंखें ठीक रहेंगी, बचपन में सुना है. या पपाया खाते हैं, हरी विटामिन सब्जियां ए, खाते बीटा हैं. कैरोटीन. सो एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बैलेंस डाइट, दे आर गुड फॉर आवर बॉडी. हाँ. मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आंख में कोई बीमारी हो गई है और आप विटामिन ए गाजर वाजर खाए जा रहे हो तो बीमारी का इलाज हो जाएगा. हाँ. भाई आंखों की 100 तरह की बीमारियां हैं, हर बीमारी का अपना एक रीजन है, अपनी एक पैथोफिजियोलॉजी है. तो उस पैथोफिजियोलॉजी के अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो अगर हम आपको देंगे तो आप ट्रीट होगे. मतलब ऐसे तो विटामिन ए का ना कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ गाजर का कहाँ से आया, कि एक्चुअली अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो, हाँ. तो हमारी आंख में एक प्रॉब्लम आती है नाइट ब्लाइंडनेस की, रात Right. को कम दिखता है. राइट. तो ये वाली प्रॉब्लम विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आती है. तो अगर आप ज्यादा गाजर खाओगे, विटामिन ए रिच फूड खाओगे, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर आई प्रॉब्लम्स जिसकी सबका अलग रीजन है और उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है. तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक सोल्यूशन नहीं मिलने वाला. अगर मसल लेवल पर ही प्रॉब्लम हो गया है, इलोंगेट हो गई है आईज, Yeah. तो फिर वो विटामिन ए खाने से तो कुछ नहीं होगा. राइट. आई नो, साइंटिफिकली स्पीकिंग. आंख लंबी हो गई तो विटामिन ए छोटा थोड़ी करेगा उसको. एग्जैक्टली. ना कोई ड्रॉप छोटा करेगा, ना कोई गोली छोटी करेगी, ना कोई आयुर्वेदा करेगा, ना कोई जड़ी बूटी, ना कोई योगा, ना कोई मसाज. सो अगर किसी की आंख में चश्मा आ गया है हाँ. और वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, देन द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज अ सर्जरी. लेजर सर्जरीज हैं, आईसीएल सर्जरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज आजकल एग्जिस्ट करती हैं. बट दैट इज द ओनली सोल्यूशन अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है, चश्मा हटवाना है तो. ओके. या फिर नॉर्मल लेंस यूज किया जा सकता है. व्हाट डू यू प्रेफर, लेंस इज बेटर और स्पेक्टिकल्स? क्योंकि लोग जो लेंस लगाते हैं ना, नहीं, कॉन्टैक्ट अटैचेबल, कॉन्टैक्ट नहीं, लेंस. कॉन्टैक्ट लेंस तो पहनना ही नहीं है ना. अच्छा. कॉन्टैक्ट लेंस इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू योर आईज. ओके. So we recommend why all so? our patients कि भाई अगर चश्मा है तो ideally you should be wearing glasses, and if you don't want to wear it तो उसको हटवा लेना चाहिए. But usually you just stay away from contact lenses. Contact lenses का ना बड़ा issue है. Actually it looks like a very simple thing. क्या है, एक पतला सा पीस ही तो है. उसको आंख में चिपका लेंगे, चश्मा हट जाएगा. कन्वीनियंट भी है, सर्जरी का कुछ करना भी नहीं है. बट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज. क्या होता है कि जब आप इस कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आंख पर चिपकाते हो तो हम आंख की जो सामने वाली सतह है, जिसको हम लोग कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, वहां पे इस कॉन्टैक्ट लेंस को चिपकाया जाता है. अब ये जो कॉर्निया है ना, इसमें खून की नाड़ियां नहीं है. तो ये ऑक्सीजन कैसे लेता है? ये ऑक्सीजन हवा से लेता है, या जो हमारी आंख में टीयर्स बनते हैं उससे ऑक्सीजन लेता है ये. हाँ. अब आपने क्या करा, एक कॉन्टैक्ट लेंस चिपका दिया. अब जितना मर्जी बोल लो कि ऑक्सीजन परमिएबल होता है, ऐसा नहीं होता. बहुत सारी ऑक्सीजन उसमें डिप्लीट हो जाती है. और क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम आने लगती है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया. मतलब लो ऑक्सीजन, Absence of oxygen, low oxygen. लो ऑक्सीजन हो गया. व्हेन देयर इज लो ऑक्सीजन, हमारे टिश्यूज में चेंजेस आते हैं, इडीमा होना शुरू हो जाता है. स्टार्टिंग में आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, रात को हटा लिया, चेंज आएगा, रिवर्स हो जाएगा. फिर आप लगाओगे, फिर चेंज आएगा, रिवर्स हो जाएगा. इसमें आपको बीच में छोटा मोटा इरिटेशन बनेगी, रेडनेस बनेगी, लाली होगा, पानी होगा, चुभन होगी, ये सब आपका चलता रहेगा, ड्राइनेस होगी. ठीक है. बट इफ दिस कीप्स हैपनिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर रोज 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 चलता रहेगा, अब ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाएंगी. अब ये प्रॉब्लम दवाइयों से भी ठीक नहीं होनी. अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट लेंस की, कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है. कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शन हो सकती है, और एक बड़ी लाइफ नहीं, साइट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें, कॉर्नियल अल्सर. तो क्या होता है, अब ये इरिटेशन, हाइपोक्सिक कंडीशन है, ऑक्सीजन कम है. अब जब ऑक्सीजन कम होती है ना, तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है. अब मान लो कॉन्टैक्ट लेंस को आपने ठीक हाइजीन मेंटेन नहीं करा, ठीक से साफ नहीं करा, उसको आपने आंख में लगा लिया, मान लो उसमें कुछ इन्फेक्शंस थी, वहां पे उसने पकड़ ली, तो ये बड़ी खतरनाक इन्फेक्शन हो जाती है. इसको कहते हैं कॉर्नियल अल्सर. अब जब ये अल्सर बन जाता है, एक तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, दुनिया भर की मेहनत लगती है, एंड इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट फॉर द पेशेंट की दर्द, पानी, जलन होते रहता है. और जब ये ठीक होती है ना, तो ये आपकी काली पुतली पर निशान छोड़ जाती है, जिससे विजन खराब हो जाती है आपकी.
एंड अगर वो बिल्कुल सेंटर में छोड़ गई तो एक तरह से धब्बा ही आ मतलब गया। लाइफ खत्म ही हो गई, क्योंकि वो तो आंख आपकी गई फिर। सो दैट इज वाई कॉन्टैक्ट लेंस अगर पहनना है तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि हाइजीन उसकी मेंटेन हो प्रॉपर्ली। एंड वी ऑलवेज एडवाइस कि एक डेली डिस्पोजेबल वाले आते हैं कि आपने सुबह पहना, रात को फेंक दिया, तो जितना वो कम रीयूज होगा उतना ये इन्फेक्शन का चांस कम हो लिमिटेड जाता है। रहेगा। ओके। So again, if you want to wear contact lenses, avoid wearing every day. And even if you have to wear the daily disposable ones. इतना चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको रूटीन में अपनी डाल दिया, आज नहीं तो कल तो आपने परेशान होना ही होना है। राइट राइट। सो अब ये जो ऑपरेटिव लेंसेज होते हैं जो ऑपरेट करके अंदर डाले जाते हैं, ये क्या होते हैं, इनके क्या प्रोज हैं? ICL टेक्नोलॉजी। हाँ। ICL क्या होता है? एक चश्मा हटाने का तरीका है। जैसे चश्मा हटाने के ना मेनली 2 तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक तो हम सब ने सुना है कि चश्मा हटवाना है तो लेज़र करवा लो। लेज़र में भी आजकल नए नए ऑप्शंस आ गए हैं। अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है विच वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करते हैं, वेवलाइट प्लस इनोवाइस करके। दैट इज़ द लेटेस्ट इन लेज़र स्पेक्स रिमूवल। फिर एक कैटेगरी होती है कि हम आंख के अंदर एक लेंस भी डाल सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ICL। ICL का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। तो नाम ही कॉन्टैक्ट लेंस है, इम्प्लांटेबल है। तो ये क्या होता है? एक पतला सा कॉन्टैक्ट लेंस है। हाँ। तो वैसे वाले कॉन्टैक्ट लेंस जो है, जो नॉर्मली वो आप रोज सुबह लगा रहे हो, रात को हटा रहे हो, ये जो ICL वाला कॉन्टैक्ट लेंस है, इसको हम लोग आंख के अंदर डाल देते हैं परमानेंटली 100 साल के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आंख के सिस्टम में पावर है, अभी वो पावर आप बाहर से दे रहे थे, वो सेम आपने अंदर डाल दी पावर, सारी पावर अब आंख के अंदर है और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। तो इसमें वो ऑक्सीजन का, हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम तब होगा जब आप कॉर्निया के ऊपर एक बैरियर डाल रहे हो। ये तो आंख के अंदर है। अच्छा। आंख के अंदर एक नेचुरल स्पेस है जहाँ पे ये लेंस को हम लोग इम्प्लांट करते हैं। ओके। तो ऑफ कोर्स हमें सब देखना होता है कि वो प्रॉपर जगह है। ऐसा तो नहीं है कि जगह कम है और हमने ज़बरदस्ती लेंस फंसा दिया। लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है ये। ओके। एंड more than 30 lakh ICLs have been implanted all over the world. That's a very big figure. It's a very popular technology. ओके। तो ये जो स्पेस की आपने बात की, अगर स्पेस कम है हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि वो कैंडिडेट मे बी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? हाँ, तो मना करना पड़ता है। ओके। और स्पेस है तो इजीली हो जाता है। कंफर्टेबली डालो। ओके। But again, ICL is not very popular. It is still not the first preference in India. अभी भी इंडियन पेशेंट जब अपना चश्मा हटवाने की सोचता है तो उसके मन में लेजर लेजिक्स या लेसिक सर्जरी आती है। तो लेसिक सर्जरी भी अब विद टाइम बहुत एडवांस हो गई है। सो पहले वी हैड स्टैंडर्ड लेसिक, फिर एक कॉन्ट्यूरा करके टेक्नोलॉजी आई, फिर एक सिल्क करके टेक्नोलॉजी आई, एंड नाउ वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जिसका वेवलाइट प्लस इनोवाइज है। तो आजकल हम लोग उससे हटाते हैं। एंड अब क्या हो रहा है, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो एक तरह से इट इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन कि एक टोटल चेंज हो गया है चश्मा हटाने में। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हम आई का ना 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो गौरव, हैव यू एवर हर्ड कि एक परफेक्ट इंसान की नज़र होती है 6x6? सुना है कभी ये? तो क्या होता है, एक हम आपकी नज़र को ना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक स्नेलन्स चार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, एक लाइन होती है 6x6 वाली लाइन। तो अगर आप उस चार्ट को पढ़ते 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 आप इस 6x6 वाली लाइन तक पढ़ जाते हो, हाँ। तो हम ये बोलते हैं कि आपकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट है। ओके। बट जो हमारी ह्यूमन आई है वो 6x6 से बेटर देखने के लिए बनी है। 6x6 से डबल आप देख सकते हो। ओहो। तो 6x6 के नीचे एक लाइन है 6.5, फिर एक 6.4, फिर एक 6.3। तो अगर कोई इंसान 6.3 पढ़ लेता है तो उसकी नज़र एक तरह से डबल है। जितने आप देख रहे हो उससे डबल वो देखता है। ओहो। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम एक पेशेंट का आज की डेट में जब चश्मा हटाते हैं तो उसकी नज़र 6.6 से बेटर कर देते हैं, 6.5, 6.4, 6.3 तक ले आते हैं। तो ह्यूमन आई कैन सी मोर, लेकिन आज तक हम उसका पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये सारा कुछ कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक नॉर्मल इंसान 6x6 क्यों देख रहा है? वो क्यों नहीं, अगर आई में कैपेसिटी है 6.4, 6.5 पूरा यूज होना चाहिए, तो क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि हमारी आई में ना कुछ इरेगुलरिटीज हैं, कुछ अब्रेजन्स हैं।
तो नेचर ने भी हमारी आई को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया, इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो अब टेक्नोलॉजी से हम उन इम्परफेक्शंस को जब हटाते हैं तो हम आई का फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग 6-6 देखते हैं। अगर हम लोगों की विजन लेना शुरू करें तो ऐसे लोग मिलेंगे हमें जो 6-4 देख रहे हैं, 6-5 देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंख में कम अब्रेजन्स हैं, वो अच्छे से देख पा रहे हैं। बट मेजॉरिटी लोग 6-6 देखते हैं। बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम इसको और बढ़ा देते हैं। तो इट्स अ विजन गेन एडवांटेज दैट यू गेट, कि चश्मा तो हटा और साथ ही साथ आपको एक नॉर्मल से बेटर विजन मिल गई। राइट, ऑसम। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो काफ़ी प्रिसीजन भी आ जाता होगा, डैमेज कंट्रोल। एंड ये सारा इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि ये टेक्नोलॉजी 10 साल से रिसर्च चल रहा है, लेकिन आज से 10 साल पहले इस सेम चीज़ को प्लान करने में, ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करने में 24 घंटे लगते थे। आज ये सेम चीज़ हम 5 मिनट में कर पाते हैं एआई की हेल्प से। सो इतने सालों बाद बिकॉज ऑफ एआई वी आर एबल टू गिव एडवांटेज टू द पेशेंट्स। राइट। सो ये जो लेजिक्स होता है, लेजिक सर्जरी होती है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। ये हमें समझना है। राइट, सी हमने ये सारा समझा कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर है, तो उस इंसान की आंख जो है वो लंबी हो चुकी है। अब लेसिक सर्जरी जो है, या कोई भी लेजर से जब भी मैं चश्मा हटा रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल लेजर्स का सेम होता है। ये सारे लेजर्स या लेसिक सर्जरी ये आंख को छोटा नहीं कर रही। छोटा नहीं कर सकता मैं आंख को। हम क्या कर रहे हैं, हम आंख का जो सामने वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली, उस पे लेजर डालकर उसके कर्वेचर को या उसकी शेप को मोल्ड कर रहे हैं। ओके। इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि जो लंबे होने की वजह से फोकस डिस्टर्ब हो गया था, वो फोकस अब दोबारा रेटिना पर वापस आ जाए। तो बेसिकली उस कर्व को हम फ्लैट करते हैं, कम करते हैं उसका कर्वेचर, और इस फोकस को हम हल्का सा, यहाँ जो रह गया था, रेटिना यहाँ पहुंच गया था, उसको कर्व करके उसको यहाँ से उठा के रेटिना तक लिया है और पेशेंट बिना चश्मे के देख पाता है। अब इसको करने के अलग अलग लेजर्स हैं। तो जो वेवलाइट लेजर है ये एक शेविंग लेजर है, एक सिल्क लेजर है जो इससे पहले की टेक्नोलॉजी थी, वो एक कटिंग लेजर है, लेसिक है, बर्निंग लेजर है। तो अलग अलग टाइप्स के ये लेजर्स अवेलेबल हैं। कटिंग और बर्निंग से मतलब ये तो फिर कटिंग तो एक ऑपरेटिव प्रोसीजर ही हो गया। अल्टीमेटली क्या करना है, ये एक कर्व है, इस कर्व को हमने चेंज करना है, तो हमें थोड़ा सा टिश्यू को रिमूव करना पड़ेगा। अब उस टिश्यू को मैं एक तरह से लेजर से बर्निंग भी कर सकता हूँ। बर्निंग का मतलब ये नहीं कि जला दिया, स्कल्प्टिंग है। तो एक तरह से लेजर से मैं उसको स्कल्प्ट कर सकता हूँ, या उतना ही मैं उसको लेजर से थोड़ा काट के निकाल सकता हूँ। तो दोनों टेक्नोलॉजीज डिफर करती हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम है। मान लो मुझे ये पता है कि मैं 15 माइक्रोन का जब टिश्यू हटाऊंगा तो एक नंबर ठीक होगा। अब वो 15 माइक्रोन मैंने स्कल्प्ट करके, शेव करके हटा दिया या काट के हटा दिया, इट्स द सेम थिंग। ओके। सो ये सब तो चलो टेक्नोलॉजी की बात हो गई कि कैसे हम चश्मा हटा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर्स को कम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक्स भी होते हैं, ये दबाव, चाइनीज मेडिसिन। इतना डेप्थ में चले गए साइंस के, अब इस क्वेश्चन की तो रेलेवेंस खत्म होगी ना। सी गौरव, अब हाइट 5 से 6 फुट है, अब उसको 6 से 5 में कैसे करूं? कोई गोली आ सकती है ऐसी? नहीं आ सकती। कोई ड्रॉप नहीं ऐसी आ सकती, कोई मसाज नहीं है ऐसी, कोई योगा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है। तो उसको तो सर्जिकली करना पड़ेगा ना। तो अगर कोई भी ऐसी बात करता है कि भैया ये खा लो, ये सब्जी खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये ड्रॉप डाल लो, शहद डाल लो, घी डाल लो, गुलाब जल डाल लो, गौमूत्र डाल लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। चश्मा हटाना है तो एक ही तरीका है। सो इसके पीछे जो 100% कॉज है वो यही है कि मसल का वीकनेस जो आ चुका है। एग्जैक्टली, इट्स नथिंग टू डू विद ब्लड सर्कुलेशन, इलॉन्गेशन। राइट। तो अब फिर पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं, अब कहते हैं पेशेंट मुझे, डॉक्टर साहब अब बच्चे की आंख में चश्मा आ गया है, अब चलो ठीक है हटवा लेंगे 18 में, कोई तरीका है इसको बढ़ने से रोक सकें? भाई ऐसा ना हो कि इतना हाई पहुंच जाए कि हटाने मुश्किल हो जाए। तो आजकल ना टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम चश्मे को बढ़ने से ऑलमोस्ट 60% तक रोक सकते हैं। ओके। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर 5-6 पहुंचना था तो उसको 2-2.5 पे रोका जा सकता है। कैसे? इसमें इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया कंट्रोल प्रोग्राम्स।
और ये तो बहुत ही पॉपुलर है इन चाइना वाइना कोरिया में, तो बहुत ही पॉपुलर है एंड इंडिया में भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक स्पेशल ड्रॉप होती है एट्रोपिन, उससे हो सकता है। फिर एक कुछ मायो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, उससे हो सकता है। एक ऑर्थोकेरेटोलॉजी होती है, उससे हो सकता है। चलो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इससे हम आपके चश्मे के नंबर को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ओके, तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है? तो एक जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है मायो स्मार्ट ग्लासेस बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं, इसमें इसको पेरिफेरल रेटिना होता है, जो रेटिना का बाहर वाला हिस्सा है, वहाँ पे कुछ स्पेशल स्टिमुलेशन करते हैं। ओके, तो ब्रेन को सिग्नल ऐसा जाता है कि लंबा नहीं करना, लंबा करने से तो नज़र खराब होएगी, ऐसी रोक के रखना। हाँ, सो वी आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद द ब्रेन एंड ट्राइंग टू स्प्रेड लाइट एट अ पॉइंट कि ये इलोंगेशन ना हो। सो मतलब ये मसल लेवल पे काम करता है कि ब्रेन के ब्रेन लेवल पर, ब्रेन लेवल पे, बट और मसल कोऑर्डिनेशन के साथ? नहीं, स्टिमुलेटिंग द पेरिफेरल रेटिना, हाँ, गिविंग सिग्नल्स की डोंट इलोंगेट। ओके, मसल्स को सिग्नल जा रहा है फोकस करने के लिए, हाँ, क्योंकि मसल्स का ओवर यूज हो रहा है, हाँ, जो नहीं होना चाहिए था। ओके, उसकी वजह से द ब्रेन इज ट्राइंग टू चेंज द हाँ, बॉडी सो हाँ, दैट वो उतना यूज ना करना पड़े। ओके। सो व्हेन इट इलोंगेट्स तो आपको अपनी मसल्स को यूज ही नहीं करना पड़ रहा है एंड यू कैन रीड। अच्छा, तो ये ब्रेन में जो एडेप्टेशन आ रहा है? अडेप्टेशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। ओके, ओके, ओके। तो अगर हम ऐसा सिग्नल ना जाने दें, हाँ, हम लोग कि lights adaptation के ना साथ हो, कि बोल ऐसे के। प्ले करें कि भाई ब्रेन को इस तरह का सिग्नल ही ना मिले, सो दैट इलोंगेशन कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। राइट, एट्रोपिन अलग तरीके से काम करता है, वो जो ड्रॉप डालते हैं, हाँ। वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि सिग्नल्स ना जाएं। सो हाँ। अलग अलग Mechanisms है। मैकेनिज्म्स है। ओके, सो मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि सिग्नल्स ही ना signal जाए ना ब्रेन जाए। तक। ओके, ओके, ऑल राइट। सो इसमें कुछ ब्लड सर्कुलेशन का रोल नहीं होता है? बिकॉज बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि इसको प्रेस किया तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, उसमें ज्यादा कुछ रोल नहीं होता है, राइट? ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी आप चेंज कर सकते हो सब चीजें। हाँ, जैसे बोलते हैं चाइनीज मेडिसिन में काफी सारे रिसर्चेस कुछ प्रूव हुए हैं कि ये चीज सही है। ऐसे And- तो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स भी बहुत कुछ क्लेम करती हैं। हाँ, सो आयुर्वेदिक ड्रॉप से भी कुछ as चश्मा such- हटा देंगे, ये कर देंगे, मोतियाबिंद घोल देंगे, बट दैट इज साइंटिफिकली नॉट। मतलब 99% कॉज तो यही है। तो यही चीज इलोंगेशन जो है वो 99% कॉज है। सो यू कैन नॉट फिक्स दैट विदाउट माइनस नंबर कमिंग, दिस इज द मेन कॉज। अच्छा, ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे नेचुरली चश्मा ना आए? वो लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज कर लो। फिर एक स्टडी में ऐसा सामने आया कि एक तो ये रीजन है ज्यादा मोबाइल कंप्यूटर की वजह से चश्मा चढ़ता है। एक और रीजन है विच इज इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू आउटडोर एक्टिविटीज कम है, सनलाइट एक्सपोजर कम है। ओके, तो ये भी सामने आया कि जब हमारी आंखों में सनलाइट जाती है तो हमारी आंखों में कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे इलोंगेशन नहीं होता। सो बिकॉज ज़्यादा टाइम तक अब आजकल लोग इंडोर्स रहते हैं तो वो केमिकल्स रिलीज हो नहीं रहे, वो भी एक रीज़न है कि इलोंगेशन हो रही है। तो ना इन्होंने सिंगापुर में अब मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को 2-3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी सन में खेलना है ताकि ये इनका इंसिडेंस जो बढ़ रहा है ना वो कम हो। ओके, तो ये मतलब इससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ डेफिनेटली। ओके, ओके, सो दिस इज लाइक ब्राइट सनलाइट या जैसे अर्ली मॉर्निंग या डस्की? आउटडोर एक्टिविटी वेयर देयर इज सनलाइट एंड यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस, मसल्स रिलैक्स हो रही है, ऑल वर्किंग होलिस्टिकली। राइट, राइट। सो बेसिकली हमारी मसल्स जो बने हैं आइज के, तो वो और जो आइज बनी है वो दूरदृष्टि के लिए ही बनाया था, हंट करने के लिए। वो right. उसको देखें, हिरन को देखें, उसको पकड़ें। यस, ये थोड़ी नेचर ने बनाया था कि पूरे दिन आपको वो देखना है, ऐसा तो राइट, राइट। और स्पेशली अच्छा इसमें आप मेल्स पूरे और दिन देखते रहोगे तो नेचर आपको ऐसा बना देगा फिर। राइट, राइट, राइट। बिकॉज अगर हम बात करें जैसे लाइक ये होमो इरेक्टस से ट्रांजिशन के बारे में, तो हंटिंग बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। तो आईज वर डेवलप फॉर हंटिंग। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी को मतलब अपने टारगेट को ट्रैक कर रहे हो दूर से, उसको you need भगा that भगा के मारो। perfect vision. एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि हंटिंग का काम मोस्टली मर्दों ने किया है, तो क्या आज कुछ डिफरेंसेस पता चलते हैं हमें फीमेल आई में वर्सेस मेल आई में? ऐसा कोई मेजर नहीं है, थोड़ा Okay. बहुत, बट नथिंग मेजर। नो ऐसा मतलब स्टैटिस्टिकली, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकली कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है So the difference is in the brain. कि how they process the information. more, something affects males more, but nothing majorly significant. So अभी ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, मतलब AI कि तो आ ही आर्टिफिशियल आने के बाद, और अभी इलॉन मस्क बायोनिक आइज की टेक्नोलॉजी ये भी बहुत पे बड़ी वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ये बायोनिक आइज कैसे चेंज करेगी, ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसको कैसे चेंज करेगी? इसमें ना गौरव, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू थिंग्स।
तो इलॉन मस्क जिस पे काम कर रहा है उसका नाम है न्यूरालिंक, राइट। और बायोनिक आई एक अलग चीज़ है। दोनों डिस्कस करते हैं। सो उसको समझने के लिए ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी आई कैसे काम कर रही है। हाँ तो आई का एक गोला है, इस सामने से लाइट आ रही है, हाँ एक आंख में लेंस आता है, जैसे कैमरे में लेंस होता है, उससे होते हुए आंख के पर्दे पर लाइट फॉल करती है। हाँ इस पर्दे से एक नस निकलती है, ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। अब मान लो किसी की आई बिल्कुल परफेक्ट है, सारा सिस्टम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, पर्दा भी काम कर रहा है, नस भी काम कर रही है, सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, पर ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वही काम नहीं कर रहा। हाँ तो ब्लाइंड है ना बंदा। अब उसको कैसे ठीक करोगे? आज तक तो ठीक कर नहीं पाए। अब ये न्यूरालिंक उसको ठीक करेगा। सो न्यूरालिंक में हम लोग कुछ सर्टेन चिप्स, रॉड्स वगैरह वहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, जो वो सिग्नल से प्रोसेसिंग होगी, एंड जो विजुअल कॉर्टेक्स वाली प्रॉब्लम्स है जिन लोगों में, वो लोग दोबारा देख पाएंगे। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। 5 बिलियन की तो उनकी आई थिंक वैल्यूएशन ही हो गई है। फंडिंग तो आई थिंक कितनी 30 मिलियन शायद मिली है उनको। एंड वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, एंड FDA ने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल तक दे दिया है कि आप शुरू करो ट्रायल्स। राइट। सो दिस इज गोइंग टू कम आउट इन अ बिग वे, बहुत सारे लोग दोबारा देख सो पाएंगे। अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं अभी है जो तक नहीं विजुअल कॉर्टेक्स को फिक्स कर ना, सकती है? ना, नहीं ना। है। ओके। ठीक है। अब ये बायोनिक आई क्या करती है? अब मान लो आंख का सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन आंख का पर्दा खराब है। हाँ तो लाइट अंदर तक पहुंच तो गई, हाँ। लेकिन पर्दा वो आगे ब्रेन तक भेजता ही नहीं। हाँ तो अब इसको कैसे ठीक करो? तो इसके लिए बायोनिक आई है। तो बायोनिक आई क्या करती है, हम अब आपके आंख के पर्दे में कुछ चिप्स लगा रहे हैं, और आंख के सामने एक कैमरा लगा सकते हैं, और वो चिप जो है वो सिग्नल आगे भेज रही है ब्रेन। इन्फॉर्मेशन को पीछे। यस। तो जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो गई, ARMD की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पर्दा डैमेज होता है, हाँ। तो फिर ये बायोनिक आई यूज होती है। लेकिन बायोनिक आई इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा देखोगे जैसे एक नॉर्मल इंसान देखता है। हाँ। एक बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, थोड़ा बहुत समझ आता है, डायरेक्शन, थोड़ा शेप समझ आ गई, बट अब इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट टू अ नेचुरल आई। बट अब एक अंधा इंसान है, उसको कुछ भी दिख जाए, बिना किसी के सहारे के चल ले, तो उसके लिए तो बढ़िया हो गया ना। बट इन प्रिंसिपल ये एक्सीड भी कर सकती है ह्यूमन आई को, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली नो गई। लिमिट टू इट। एग्जैक्टली, मतलब ये सारी चीजें दिखने लग जाए जो चीजें नहीं क्या-क्या कॉमन होने इंसान वाला को है। नहीं दिख सकती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का आज तक इलाज नहीं था। अब एक थेरेपी आ रही है विच इज शोइंग वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। सो लेट अस सी वो भी क्या आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से, स्पेशली इस बीमारी में, पहले रात को नहीं दिखता, फिर कुछ टाइम बाद दिन को दिखना बंद हो जाता है। Okay. अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था, अब हम इसका इलाज कर पाएंगे। सो रात को नहीं दिखता है, दिन में दिखता है, मतलब इंटरमिटेंट होता है, दिख रहा है। जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम शुरू होती है तो रात की विजन खराब होती है। हाँ। फिर जब ये डिजीज बढ़ती जाती है तो दिन की विजन को भी इफेक्ट करती है। हाँ। तो एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक प्रॉब्लम है ये, इसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं था। अब हमारे पास नई नई चीज़ें आ रही हैं, जीन थेरेपीज आ रही हैं, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, तो अब हम इन सबको ट्रीट कर पाएंगे। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से कि इतने सालों से जो बीमारियां थी ना, जो एक तरह से हम लोग कंसिडर करते थे लाइलाज है, हाँ। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली उनका इलाज आने वाला है, आ जाएगा। Right, तो इट्स गिविंग अ बिग होप फॉर ऑल दीज पेशेंट्स, जिनको हम बोल देते थे कि आप सपोज मान लो 20 साल का बच्चा मेरे पास आया, 20 साल के बच्चे की आंख में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा प्रॉब्लम है, उसको मुझे बोलना पड़ता था यार तू अब कुछ टाइम बाद अंधा पूरा हो जाएगा, क्या करूं, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। बट अब वो होप है। राइट। ऑल्सो जैसे हम बात कर रहे हैं ये न्यूरालिंक और बायोनिक आई के वंडरफुल कॉम्बिनेशन के बारे में, मतलब अगर किसी को भी कोई भी लेवल पे प्रॉब्लम है तो फिक्स हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट्स से कि चिप जो इंस्टॉल कर लिया, अब वो चिप की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, लेट्स से 100 years फ्रॉम नाउ, अब जैसे हमने बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में देखा है कि कुछ लगा रहता है जो कट रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उसी तरीके से ही लाइक मूवीज तो आती हैं। हाँ, मूवीज वगैरह भी तो मूवीज आती में हैं। दिखाते हैं साईफाई अपग्रेड कर लिया। हाँ, वो जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस ही तो थी, उसकी आंख में पता नहीं क्या चलता था, ड्रैगन बॉल जी में दिखाते थे, वो स्लो मोशन में आ रहा है, उसको सब दिखता है। हाँ। टेक्नोलॉजी कैन रीच एनी लेवल। इस तरीके से मतलब वो एक कॉमन इंसान जिस तरीके से दुनिया को देख रहा है, वो आईज कुछ अलग ही चीजें दिखाएगी जो चीज एक कॉमन इंसान नहीं देख सकता। तो ये तो मतलब वही है कि जैसे वो आपने स्केल का एग्जांपल दिया कि 6 तक ही, बट वो उससे भी नीचे देख सकते हैं। तो यही होगा लगता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
कर दिया ना, 6 से ऊपर देख रहा है ना पेशेंट आज, बात करिए ना हमने, आज से पहले तो नहीं होता था, अब डबल देख सकता है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल टेक्नोलॉजी। वो अलग बात है हम इस टाइम पे हैं, 100 साल बाद, 1000 साल बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये कांट इवन वो आज के लिए मैजिक है, कल के लिए साइंस है वो। एब्सोल्युटली। सो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी आई साइट थोड़ी सी ब्लरी हो जाती है, उनको ब्लरी ब्लरी सा दिखाई देने लगता है। तो इसके तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या कॉजेज यूजुअली होते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, इसके तो हजारों कॉजेज हैं, हजारों। हमारी आंख जो है ना वो देखने के लिए बनी है। हाँ। तो इस आंख के अंदर बाहर आगे पीछे, मतलब आंख के स्ट्रक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी विजन ब्लर हो जाएगी। हाँ। अब सबसे पहले आंख के सामने वाला हिस्सा कॉर्निया, वहां पे सूजन आ गई, चोट लग गई, सफेदी आ गई, ब्लर हो जाएगी विजन। केराटोकोनस हो गया, ब्लर हो जाएगी। फिर हमारे आंख के अंदर एक लेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, सफेद पड़ गया, ब्लर हो जाएगी, उसको कैटरेक्ट कहते हैं। फिर हमारे आंख के अंदर एक जेल है, उसमें कुछ सेल्स आ गए, ब्लड आ गया, विजन ब्लर हो जाएगी। फिर एक पर्दा है, पर्दे में कोई खराबी होगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, ब्लर हो जाएगी। फिर एक नर्व है, उसमें कोई खराबी होगी, सूजन होगी, पेप्लाइडीमा हो गया, ब्लर हो जाएगी। ब्रेन में कॉर्टेक्स है, वहाँ प्रॉब्लम हो, तो इस पूरे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो विजन ब्लर होगी। तो ऐसा नहीं है कि विजन ब्लर हो गया तो आप 4 चीज़ें गिन सकते हो हाथ में। आपको अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है कि किस कारण की वजह से विजन ब्लर हुई है, और उस कारण का जब आप ट्रीटमेंट लोगे तो दोबारा देख पाओगे। राइट। अब ये नहीं कि विजन ब्लर हुई और आप फार्मेसी वाले के पास गए, यार वो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, फार्मेसी का ये डाल दे 4 दिन, यार उससे कुछ नहीं होने वाला। उसकी इटियोलॉजी, उसके रूट तक जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मतलब देयर आर 1000 मोर देन 1000 कॉजेज ऑफ ब्लर्ड विजन। वही तो चेक करना और है उसके solutions कब से भी ब्लर crafted हुई, होंगे। कैसे ब्लर हुई, सुबह ब्लर है, रात को ब्लर है, एकदम से ब्लर हो गई, धीरे धीरे ब्लर हो रही थी, ब्लरिंग के साथ कोई दर्द है, आंख में कोई लाली हो रही है, कोई सूजन आ रही हो क्या रहा है, कोई कौन सी बीमारी होगी जो नजर ब्लर हो गई। राइट। अच्छा, आई ड्रॉप्स आते हैं तो यूजुअली जब ये आई रेड हो जाती है तो इवन लाइक फार्मासिस्ट लोग भी बोलते हैं कि आई ड्रॉप्स डालो। अलग अलग तरह के आई ड्रॉप्स आते हैं, तो क्या बता सकते हो किस किस्म के आई ड्रॉप्स आते हैं और वो आई रेडनेस को कैसे suit हजारों करते हैं? तरह के आई ड्रॉप्स हैं। सी गौरव, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम तब से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट साइंस। हाँ। आंख में रेडनेस आना एक सिम्टम है। इस रेडनेस के पीछे कारण क्या है, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। तो रेडनेस तो मेरी वायरल इन्फेक्शन में भी आ सकती है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस जिसको आई फ्लू कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आ सकती है, आंख में कोई सूजन होगी तब भी रेडनेस आ सकती है, आंख में ड्राइनेस होगी तब भी रेडनेस आ सकती है, आंख में चोट लग गई, कोई वेसल फट गई, वहाँ पे खून इकट्ठा हो गया तब भी रेडनेस आ सकती है। तो रेडनेस के तो हजारों कारण है, हर चीज़ की अलग ड्रॉप है। तो एक वन फिट ऑल ड्रॉप नहीं है इसके लिए। इट इज समथिंग लाइक किसी को बुखार आ रहा है, अब बुखार का क्या कारण है, भाई डेंगू वाला बुखार है, मलेरिया का बुखार है, 100 टाइफाइड कारण का हो सकते बुखार है, कोविड का बुखार है, तो उसका ट्रीटमेंट दूंगा ना मैं। बट लेकिन ये बुखार वाला बंदा जब फार्मासिस्ट के पास जाएगा तो ये उसको पैरासिटामोल देगा, डोलो देगा, वो खाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक, जब तक उसका रूट कॉज नहीं ठीक करोगे तो Symptoms को ही प्रॉब्लम address बनती कर रहेगी रहा है ना। वो। सो अब आप फार्मेसी वाले के पास जाते हो तो 99% फार्मेसी वाला अगर आपकी आंख में रेडनेस हो रही है ना तो एक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है। हाँ। और एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऐसी Inflammation दवाई को है, कम कर आप देता है। डालोगे ना आज तो सब ठीक हो जाएगा। अब आपको पता है रेडनेस आ रही है, ये दवाई मेरी काम करती है, हाँ। अब आप उसका मिसयूज करोगे। अब धीरे धीरे मिसयूज करते करते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और अब दवाई काम करनी बंद कर देगी। अब किसी दिन आपको एक्चुअली वो दवाई चाहिए ना, जब एक्चुअली सूजन बनी है तब वो काम नहीं करेगी। सो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब रेड आई हो रही है ना, लोगों को आलस आता है कि यार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, यार चलना 5 मिनट फार्मेसी से ले आते हैं, या फोन कर लेते हैं अपने फ्रेंड को, यार तेरी आंख में प्रॉब्लम हुई थी, तूने कौन सी दवाई डाली। तो कितनी बार ऐसा होता है दवाई काम करती नहीं है, फिर उनको समझ आता है कि डॉक्टर के पास जा रहा है, तब तो बीमारी बढ़ चुकी होती है और आपने ड्रॉप्स वगैरह डाल के और खराब कर दी। किसी की आंख में इन्फेक्शन है, अगर उस इन्फेक्शन में आपने स्टेरॉइड डाल दिया तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगी वो। अच्छा, एक ड्राई आई करके भी प्रॉब्लम होता है जो भी काफी लोग को होता है, तो ड्राई आई क्या है, इसके बारे में बता सकते हो? ड्राई आईज का मतलब होता है कि देखो हमारे ऊपर वाले ने हमारी आंखों में आंसू बनाए हैं, इन आंसू का काम है कि कंटिन्यूअस आंख को वेट करते रहना। अब मान लो इन आंसुओं में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक से बन नहीं रहे हैं, या उसमें पानी कम है, या हमारे आंसू में एक ऑयल की लेयर होती है वो कम है,
तो अगर आपके आंसू खराब हो गए तो आपको आंखों में सूखा सूखा फील होगा, स्ट्रेची फील होगा, वो ड्राइनेस है। आजकल तो बहुत कॉमनली मिलती है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे होते हो तो आप ब्लिंक कम कर रहे होते हो। हाँ। जब आप ब्लिंक कम करते हो तो आपके आंसू ठीक से फैलते नहीं है और आपको ड्राइनेस का इशू बनता है। तो कंप्यूटर वालों को तो हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं कि दिन में 3-4 बार लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालनी चाहिए। और अगर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपको हॉस्पिटल में जाके चेक कराना है, क्योंकि अब ड्राइनेस भी अलग अलग तरह की है। किसी को एक्वस डेफिशिएंसी ड्राइनेस, किसी को इवेपोरेटिव लिपिड डेफिशिएंसी ड्राइनेस, एमजीडी की प्रॉब्लम, मिक्स्ड टाइप ऑफ ड्राइनेस, वो डायग्नोस करना जरूरी है। तो अगर किसी को लिपिड डेफिशिएंसी ड्राइनेस है और मैं उसको एक्वस का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो काम नहीं करने वाला। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। राइट या और हर बार रूट कॉज पे जाना बहुत जरूरी है। साइंस है ना। हाँ एग्जैक्टली। आप Science है किसी तो- भी सिम्टम को नहीं ट्रीट कर सकते, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा बट लॉन्ग टर्म में एक्सैसरबेट हो आप मेरे जाएगा। पास आए बुखार लेके, हाँ अब मुझे पता है, इतना मैंने पढ़ा हुआ है कि बुखार के ये कारण होते हैं, हाँ ये मैंने पढ़ लिया है। अब इन चीज़ों का मैं टेस्ट कराऊंगा, इसमें जो पॉजिटिव निकलेगा उसका मैं आपको दवाई दूंगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, अब उस टेस्ट में ज्यादा टेस्ट आए नेगेटिव, एक आध पॉजिटिव आया, पेशेंट का कहता है ये डॉक्टर मेरे को लूट रहा है, इसने इतने टेस्ट मुझे लिख के दे दिए। प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमन बॉडी है, कोई रोबोट नहीं है। मेरे को नहीं लिखा आ रहा है कि बुखार है और ये डेंगू वाला बुखार है, वही तो मेरे को डायग्नोस करना है ना। तो जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक कैसे पता रूल चलेगा आउट कौन सी करना होगा, बीमारी है? मलेरिया तो नहीं है या XYZ तो नहीं है। अच्छा, आप टेस्टिंग मान लो आपने नहीं कराई पूरी टेस्टिंग, नहीं निकला उसमें कुछ, ठीक है, और मान लो बीमारी कोई और थी, पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कराया, फिर वो डॉक्टर को ब्लेम करता है कि यार तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिख के ही नहीं दिए यार, इसको नहीं पता यार कैसे पता करते हैं डॉक्टर बीमारी के। सो दिस यू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंड साइंस, दे वर्क टोटली डिफरेंट। राइट नहीं वो बात तो सही है, लाइक हमारे बॉडी में सेंसर्स तो लगे नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता देगा तो कि उसको मैनुअल थोड़ी है ऊपर वाले की। कुछ केसेस में पॉसिबल हो जाता है, जैसे मतलब एक ब्लड टेस्ट निकाल लिया यार, तो कुछ routine वैल्यू। तो हम समझते ही हैं। हाँ। भाई कोविड पेंडेमिक चल रहा है, कोविड वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोविड ही है ना। राइट डेंगू का आजकल सीजन चल रहा है, डेंगू वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, डेंगू है। आई फ्लू का सीजन चल Flu रहा है, का पेशेंट season। आया है, लाल है आंखें, आई फ्लू वाले सिम्टम्स है, आई फ्लू है। राइट लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता ना, कितने बार सिम्टम्स ओवरलैप ओवरलैपिंग है, सेम सिम्टम्स है दो बीमारी के, तो मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा टेस्ट करके। राइट अच्छा, बहुत से लोग लाइक प्रेफर करते हैं ब्लू आईज, ग्रीन आईज, ऑब्वियसली एम्बर आईज। क्यों? अब वो है कॉस्मेटिक रीजंस है, यार ऊपर वाले ने अच्छी आंखें दी है ना, काली ब्राउन जो भी दिया आपको, उसके लिए खुश रहो ना। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। बट जैसे अगर किसी को अपनी आईज का कलर चेंज करना है, ब्लू या फिर ग्रीन आईज बनाना है, तो क्या इसके लिए कोई सर्जरी आती है, क्या कोई ट्रीटमेंट प्लान है जो परमानेंटली आई के कलर को चेंज कर आई सकता है? कलर को हम परमानेंटली सर्जरी से चेंज कर सकते हैं। कुछ आइरिस इम्प्लांट्स करके आते हैं, एंड इसमें एक पतला सा पीस होता है, ब्राइट ऑकुलर, कोई कभी सर्च करके देखना गूगल वगैरह पे, एक कंपनी है जो बनाती है इनको। तो एक पतला सा पीस है जिसमें कलर होता है और वो आपके आइरिस के ऊपर डाल देते हैं, तो वहाँ पे नया कलर आ गया। आप जो कलर बोलो हो जाएगा, रेड बोलो, ग्रीन बोलो, ब्लू बोलो, ओशन बोलो, मल्टी कलर, 2D Anime कलर, character 3D भी बन कलर, सकते हैं। जो मर्जी कलर करवा लो। जो आपको लगता है LV डलवाना है अंदर, LV लिखा होना चाहिए, गुची लिखा होना चाहिए, वो भी कर सकते हो। बट दे आर वेरी हार्मफुल। वाई दे आर हार्मफुल? क्योंकि इसको हम लोग ऐसी जगह पर डाल रहे हैं जहाँ पे आई के ना ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, ड्रेनेज कनाल्स हैं। तो ये क्या करता है, वो ड्रेनेज कनाल को ब्लॉक कर देता है और इससे ग्लूकोमा, काले मोतिया की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके तो अगर पहले तो हम डिस्करेज करते हैं कि यार जबरदस्ती क्यों, मतलब कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट करने के लिए आप एक आंख में बीमारी का रिस्क लेना चाहते हो, पहले तो सजेस्टेड ही नहीं है। बट अगर कोई बहुत एडमेंट है कराना है तो फिर उसको फॉलो अप पे रहना होता है, एनुअल फॉलो अप, 6 मंथ्स फॉलो अप, मतलब चेक कराते रहना होता है, सब कुछ ठीक है। कहीं भी हमें लगता है कोई गड़बड़ हो तो उसको निकाल देते हैं। तो अगर किसी को आंखों का कलर चेंज करना भी है ना, अच्छा कुछ दवाइयों से भी हो सकता है। स्पेशल दवाइयां होती हैं, वो आइरिस पिगमेंट्स को थोड़ा सा ब्लीचिंग कर देती है, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो ये लेजर के थ्रू ब्लीचिंग नहीं हो सकता आइरिस में जो मेलेनिन है? नहीं करना, कुछ नहीं करना यार, ये सब बेकार की चीजें हैं। बट वो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मतलब टेक्नोलॉजी आती रहती है, फेल होती रहती है। मतलब अगर आपको कलर अपनी आंखों का किसी दिन नहीं भी पसंद आ रहा, आपको चेंज करना ना, तो कलर लेंसेज आते हैं, हाँ वो पहन लो। वो भी डेली डिस्पोजेबल वाले पहनना, सुबह पहन लो, रात को हटा लो, एंड दैट शुड बी ऑल। डोंट गेट इनटू दीज पछड़े, मतलब ये नहीं बढ़िया चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ होती है ना तो हम खुद ही एडवोकेट करते हैं कि चलो मन है तो करा लो, बट दे आर नॉट गुड, मत करो ये सब। राइट अच्छा, जैसे
कई लोगों को लाइक बहुत सारे लोगों को मोतिया बिंदु हो जाती है, कैटरैक्ट। कैटरेक्ट तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, राइट। इंडिया तो ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है कैटरेक्ट की वजह से। एग्जैक्टली। तो ये कैटरैक्ट के पीछे का क्या बेसिक साइंस है, इसको थोड़ा सा समझाना। एजिंग, चेंज इन द लेंस प्रोटीन। भाई उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं, हाँ, तो उम्र के साथ हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वो सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर के प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। हाँ, अब दुनिया की कोई ताकत इसको रिवर्स नहीं कर सकती। बाल सफेद हो गए उसको काले नहीं कर सकते आप। हाँ। तो लेंस सफेद हो गया, आप उसको वापस ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। तो क्या सोल्यूशन है इसका कि वो जो सफेद हो गया है उसको सर्जरी करके निकाल दो, हाँ, उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दो। 5 मिनट का ऑपरेशन है और पेशेंट अगले दिन पूरा देखता है। ओके। फिर भी हम ब्लाइंड कैपिटल बने हुए हैं, तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक तो प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स नहीं है देश में, राइट, बहुत कमी है डॉक्टर्स की। सेकंड प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम है अवेयरनेस नहीं है। चौथी प्रॉब्लम है मिसलीडिंग है। और फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जी ये ड्रॉप डाल लो ठीक हो जाएगा, वो ड्रॉप डाल लो। कोई ड्रॉप आज ये ना, इसीलिए पतंजलि पे केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये एक मैजिक ड्रग्स रेमेडी एक्ट है। इसमें ना लिखा हुआ है कि आप कुछ सर्टेन बीमारियां हैं उनके लिए आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास एक मैजिकल दवाई है। हाँ, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कैटरैक्ट या कलर ब्लाइंडनेस, ये सब बीमारियां लिखी हुई हैं। तो कैटरैक्ट का सोल्यूशन आज की डेट में भी 2025 में एक सर्जरी है। लेकिन मिसलीडिंग एड्स चलती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, फिर अल्टीमेटली काम नहीं करता तो आके ऑपरेशन कराते हैं। बट स्टिल इतनी सब बोलते हुए भी वी आर डूइंग द मैक्सिमम कैटरेक्ट सर्जरीज इन द वर्ल्ड। अमेरिका, यूरोप, चाइना को कंबाइन करो, उससे ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरी इंडिया में होती है। राइट। बहुत सारे लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है जो इस बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, सब गवर्नमेंट पूरी मेहनत कर रही है, डॉक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं। बट हम क्या करें, पॉपुलेशन बर्डन ही इतना है, रिसोर्सेज कम है। बट स्लोली अब नए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं और इंफ्रा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो वी आर एबल टू, मतलब कर लेंगे, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बहुत है ना। पॉपुलेशन बहुत है। सो ये जो कैटरैक्ट होता है ये मोस्टली जेनेटिक होता है या एनवायरमेंटल? एजिंग है ये, मतलब वो हर किसी का होता है, क्योंकि हर किसी का बड़ी तो नहीं होता। सिग्निफिकेंट बात बोलूं, हाँ, 100% लोगों को कैटरैक्ट आएगा इफ दे लिव अ लॉन्ग इनफ लाइफ। जैसे मैंने बोला ना, अच्छा, हाँ, राइट, यस, क्योंकि वो डीनेचर प्रोटीन कभी ना कभी तो 100% लोगों होगा के ही। बाल सफेद होंगे ना। हाँ, अगर बंदा जीता रहा पूरी लाइफ जिया तो बाल सफेद होगा ना उसका। हाँ, ऐसी पूरी लाइफ अगर वो जिएगा, अपना पूरा कोर्स करेगा लाइफ का, अपना एजिंग उसकी होगी तो वाइट होगा वो लेंस। राइट। तो ये एवरेज एज क्या है जब यूजुअली? 50-60। 50-60। लेकिन अब आपकी लाइफस्टाइल है, हाँ। अब आप जंक ज्यादा खाओगे, स्मोकिंग करोगे, वो डायबिटीज हो गई, ज्यादा आपको ये stress सब दोगे। प्रॉब्लम जल्दी आ जाएगा। हाँ। हेल्दी लाइफ से मेंटेन करोगे, लेट आएगा आइस पर पड़ने वाले स्ट्रेस से इसका कोई डायरेक्ट लिंक है? ना। अच्छा, कुछ लोगों को इशू होता है, मतलब थोड़े माइनॉरिटी होते हैं बट है सिग्निफिकेंट लोग, कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस मोस्टली जेनेटिक होता है, तो क्या उसके लिए कोई सोल्यूशंस अवेलेबल है आज? कलर ब्लाइंडनेस को नहीं हम ठीक कर पाए अभी तक। हाँ, क्योंकि इट्स आई के हार्डवेयर से ज़्यादा इट्स लाइक द जेनेटिक। इसमें क्या होता है, हमारी आई के पर्दे में ना कुछ फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स करके है, राइट। तो कोन्स की अगर प्रॉब्लम हो जाए ना तो कलर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, सो अभी तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाए हैं। कुछ आयुर्वेदिक ड्रॉप्स क्लेम करते हैं कि हम कर देते हैं ठीक, बट मैंने तो देखा नहीं आज तक। सो एट द मोमेंट मतलब साइंटिफिकली वी डोंट हैव अ ट्रीटमेंट टू इट। Right. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में ना लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि बंदा ग्रे स्केल में जी रहा है, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है उसको, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब उसको थोड़ा शेड्स अलग दिखते हैं, बस कलर के स्पेक्ट्रम्स कुछ मिस हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्पेक्ट्रम दिखता है, लेकिन वो ग्रे स्केल नहीं जी रहा कि भाई ब्लैक एंड ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है एक स्पेशल कंडीशन में, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता। वो कंडीशन क्या है? वो होता है सारे आपके खराब हो गए। इसमें भी 3 होते हैं ना, ग्रीन होता है, रेड होता है, ब्लू होता है। हाँ। बिल्कुल ही आपका खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप तो ग्रे आप स्केल क्या ही देखोगे ना। हाँ। सो कभी कभार लाइक आप किसी चीज को स्टेयर करते रहोगे आंखों से, तो आपको आंख में कुछ चीजें दिखती है जो कि फ्लोट हो रही है। हाँ, फ्लोटर्स कहते हैं उनको, आंखों के सामने मकड़ी के जाले जैसे, मच्छर Yes, मक्खी ऐसे जैसे, चलते कुछ रहते काले हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हैं, कुछ ग्रे हैं, इधर उड़ते हैं उधर उड़ते हैं। Right. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इनको फ्लोटर्स कहते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? ये फ्लोटर्स कैसे समझाता क्रिएट हूँ। होते हैं और इसका सोल्यूशन है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। अनफॉर्चुनेटली बहुत हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है इसका कोई। तो एनीवे, लेट अस अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। अब क्या होता है, हमारी आंख है ना, उस आंख के अंदर एक जेल भरा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं विट्रस जेली या विट्रस ह्यूमर। इस जेल की वजह से हमारी आंख ठोस है, पिचक नहीं रही।
लेकिन क्या होता है एजिंग के साथ, या जिनकी आंख में माइनस के चश्मे का नंबर होता है, या कभी कभी कोई रीज़न होता भी नहीं है, ये जेल डीजनरेट करता है। जब ये डीजनरेट करता है जेल, तो ये अपनी जेल स्ट्रक्चर को छोड़ के थोड़ा लिक्विफाई हो जाता है और ये फ्लोट करता है। जब ये फ्लोट करता है और सामने से लाइट आ रही है, तो इसकी परछाई हमारे पर्दे पे पड़ती है और हमें वो उड़ते हुए दिखते हैं। राइट। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बिनाइन हो, हार्मलेस हो। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई अगर मान लो एकदम से आपको बहुत सारे दिखने शुरू हो गए, तो मतलब हो सकता है आपका पर्दा उखड़ रहा है। हाँ। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों में छोटे मोटे उड़ते हुए दिखते रहते हैं, एंड ये हार्मलेस है, बिनाइन है। लेकिन अक्सर पेशेंट पूछते क्वेश्चन यही है कि डॉक्टर साहब अब ये दिख रहे हैं उड़ते हुए, बीच बीच में इरिटेट करते हैं, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है ठीक करने का? किसी ने सुना है पाइनएप्पल खा लो, किसी ने सुना है कि वो लेज़र एक याक लेज़र होता है उससे विट्रोलाइसिस करवा लो, किसी ने सुना है कि विट्रेक्टमी सर्जरीज होती हैं। लेकिन हाँ, ये सब हम कर सकते हैं, बट हम इसको रिकमेंड नहीं करते। अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि अगर आपको छोटा मोटा फ्लोटर उड़ता हुआ दिख रहा है, तो आप उनको इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। हो सकता है कुछ टाइम में बॉडी उसको न्यूरो अडेप्ट कर जाएगी, कुछ टाइम में वो सेटल हो जाएंगे। लाइक बट अल्टीमेटली अगर ऐसा नहीं हो रहा कि भैया इट इज़ नॉट बिकमिंग योर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और इफ इट इज़ नॉट बॉदरिंग योर एवरीडे वर्क, तो उसको कुछ नहीं करना। हाँ, बॉदर कर रहा है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि भाई हम लेज़र से इसको तोड़ सकते हैं, स्पेशल तरह का लेज़र होता है, या कुछ सर्जरीज हैं, विट्रेक्टमी सर्जरीज, उससे हम लोग क्या करते हैं पूरे जेल को निकाल देते हैं बाहर, भर देते हैं दूसरे फ्लूइड से। तो ये सब हम कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल ही लास्ट एंड सोल्यूशन है कि जब बंदा कह रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, फ्लोटर्स के अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो चलो हम एक बार को रिकमेंड करते हैं, बट 99% हम बोलते हैं कि भाई इग्नोर इट। राइट। तो लेकिन इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। हाँ, मान लो keep a track of it. मतलब फ्लोटर्स हैं आपके, आपने एक बार अपना आइस चेक करा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, हाँ। छोटा मोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से दिख गए बहुत सारे, तो जाओ। ये नहीं कि मेरी बात को इग्नोर करते रहेंगे। मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यू गेट टू नो कि कुछ गड़बड़ हो रही है। राइट। अच्छा, व्यूअर्स के लिए एक बार आई का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि बिकॉज यू आर सच अ सीनियर डॉक्टर, तो अभी लाइक आई वो मेन ऑर्गन है जहाँ पे आप फुल टाइम ऑपरेट करते रहते हो, तो ये आई का पूरा स्ट्रक्चर एक बार डिस्क्राइब बड़ा कर simple सकते हो structure क्या है। कि कैसे काम करता है? एक कैमरा है, हाँ। कैमरे में एक लेंस है, कैमरे में एक रील है, सामने से लाइट आती है, हाँ। लेंस से फोटो खींचती है, रील पे पड़ती है वो फोटो और आपको मिल जाती है। सेम आई के साथ है। तो आई में क्या है, सबसे पहले सामने एक काली पुतली है, हाँ। ये एक तरह का लेंस है आई का। हाँ। फिर आंख के अंदर एक और लेंस है। तो जब लाइट आती है, कुछ हद तक काली पुतली उसको फोकस कराती है, फिर फाइन फोकसिंग वो लेंस कराता है, हाँ। और ये लाइट आपके पर्दे पे पड़ती है। पर्दे से सिग्नल्स निकलते हैं, नर्व पे पड़ते हैं, ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से सिग्नल आपकी ब्रेन तक जाता है, ब्रेन फोटो बनाता है, ओके। आप देख पाते हैं दोबारा। तो अभी अगर आईज के पार्ट्स की बात करें, तो ये जो व्हाइट पार्ट होता है आई का, ये एग्जैक्टली क्या होता है? स्क्लेरा। स्क्लेरा। हाँ, और इस व्हाइट पार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, हाँ। उसको कहते हैं कंजक्टाइवा। ओके। ये जो आपको सामने काला दिख रहा है, हाँ। इसको कहते तो काली पुतली है, हाँ। लेकिन इसका नाम जो इंग्लिश में कॉर्निया है, और ये स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है, काला नहीं है ये। हाँ। जो कालापन आ रहा है वो हमारे आंख के आइरिस की वजह से आ रहा है। मेलेनिन डिपोजिशन। हाँ, तो आइरिस, अगर आपका आइरिस ब्लू है तो आंखें ब्लू दिखेंगी, ग्रे है तो ग्रे दिखेंगी, काला है तो काला दिखेंगी। और टिपिकली ब्लू ही होता है, राइट? आइरिस नो, ब्राउन एंड ब्लैक होता है ना इंडियंस में तो। बट वो तो डिपोजिशन की वजह से मेलेनिन, मतलब अगर मेलेनिन डिपोजिशन नहीं हुआ तो मतलब नेचुरल कलर। ज्यादा मेलेनिन है तो ज्यादा डार्क दिखेगा, कम है तो कम दिखेगा, जिसका कम है उसका ब्लू ग्रीन दिखेगा, ज्यादा उसका ब्राउन ब्लैक दिखेगा। एग्जैक्टली। बट ऐसा कहते हैं कि जैसे जो प्योर आइरिस है विदाउट द मेलेनिन डिपोजिशन, तो इट्स नेचुरल शेड इज लाइक ब्लूइश ग्रेइश, राइट। और फिर जितना कलर डिपॉजिट हुआ उसके हिसाब से ग्रीन, एम्बर, डिपेंडिंग अपॉन दैट, डिपेंडिंग कितना पिगमेंटेशन। सो ये जो व्हाइट पार्ट है, इसका बेसिकली काम क्या है? कि मतलब ये बस एक रोटेटिंग डायल की तरह? नहीं, ये तो बॉल का स्ट्रक्चर है, फ्रंट पूरा पार्ट है ना बॉल का। स्क्लेरा जो है ये फ्रंट पार्ट है। हाँ। लेकिन ये रोटेट कैसे हो रहा है? ये मसल से रोटेट हो रहा है। तो हमारी आंख के चारों तरफ मसल्स ही मसल्स हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कुछ मसल इधर घुमाते, कुछ मसल इधर घुमाते, कुछ ऊपर घुमाते, कुछ नीचे घुमाते, कुछ ओब्लीक मसल्स हैं, कुछ अदर मसल्स है। आंख टर्न ऐसे हो रही है तो
बहुत कॉम्प्लिकेटेड राइट राइट, मतलब टाइनी मसल्स एकदम। वेरी वेरी टाइनी। तो आज इंडिया में भी मेडिकल साइंस काफ़ी, और मेडिकल साइंस कम्युनिटी जो है वो काफ़ी एडवांस हो रही है। बहुत सारे लोग इंडिया में भी आते हैं, लेकिन कई सारे लोग फॉरेन जाते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह, तो अपने आई के ट्रीटमेंट कराने के लिए यूके, यूएस वैसे कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वो है कि अभी भी हमारे मन में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि गोरी खाल वाले ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मतलब आज की डेट में ना इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एट पार विद यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। रादर हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले आती है और अमेरिका वगैरह में बाद में आती है, क्योंकि वहाँ पे ना इनका यूएस एफडीए का पंगा है। हाँ। तो जब टेक्नोलॉजी वहाँ पे करती है तो ये अपनी रिसर्च करते हैं थोड़ा सा उसमें, फिर उसको कमर्शियली लॉन्च करते हैं। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी वाइज तो वी आर एट पार, एंड इंडियन डॉक्टर्स का जो स्किल है वो बाकी डॉक्टर्स से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब अगर वहाँ का डॉक्टर एक दिन में एक कैटरेक्ट सर्जरी कर रहा है या एक लेसिक कर रहा है, तो मैं एक दिन में 50 कर रहा हूँ। तो इमेजिन मेरी प्रैक्टिस उससे कितनी ज़्यादा है। तो इंडियन डॉक्टर का स्किल भी ज़्यादा हाई है, ग्लोबली इट्स कंसिडर्ड द बेस्ट, टेक्नोलॉजिकल भी हाईएस्ट है, हम हाईएस्ट मतलब एट पार है। ऐसी इस मोमेंट में ना आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंडिया या जो बाहर अवेलेबल है इंडिया में नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, किसी भी फील्ड में ले लो। ऑप्थोमोलॉजी को तो छोड़ ही दो, ऑप्थोमोलॉजी तो है ही। किसी भी फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि अमेरिका, यूरोप में और इंडिया में नहीं है वो। एंड कॉस्ट है हमारी बाकी दुनिया से सबसे कम, 1/10 कॉस्ट पे हम लोग काम करते हैं। जो सेम चश्मा हटाने का ऑपरेशन वहाँ पे 6 लाख का होता है, यहाँ पे 1 लाख का होता है। राइट, तो स्किल भी है, इंफ्रा भी है, कॉस्ट भी कम है। पूरा दुनिया उठ के तो इंडिया आ रहा है, पूरा अफ्रीका उठ के यहाँ आ जाता है, CSR कंट्रीज उठ के आ जाती है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब तो यहाँ पे आ रहे हैं। और इंडियंस को खुद नहीं समझ आती, इंडियंस बाहर जाके इलाज कराने की कोई बात थोड़ी बनी। तो मतलब ये जो सेलिब्रिटीज करते हैं तो बस ग्लैमरस दिखने के लिए, शो ऑफ है प्रॉबेबली। हाँ, कि हम जी सिंगापुर गए थे, हम अमेरिका गए थे, कोई स्किल नहीं है उनके डॉक्टर्स के पास। प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ भाई इट्स अ all सर्जरी। skill. राइट। If I do the same thing 50 times a day compared to somebody who's doing once a day, my skill is so many times more than you. Right. I can handle complications कोट भी better. है, रेपुटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। Absolutely. राइट, तो जितना ज्यादा रेपुटेशन हो रहा है उतना तो इंडियन डॉक्टर से ऊपर थोड़ी आ जाएगा रेपुटेशन। यहाँ तो खत्म ही नहीं हो रहे, तो कैपिटल बन गया, खत्म ही नहीं हो रहा है काम। राइट राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग सन ग्लासेस यूज करते हैं, तो उसमें अलग अलग किस्म के आते हैं। पोलरॉइड ग्लासेस हो गया, तो ये बेसिकली यूवी प्रोटेक्शन करते हैं। तो यूवी रेज जो है वो किस तरीके से हमारे रेटिना को डैमेज कर रहे हैं, और क्या ये सन ग्लासेस एक सही काम कर रहे हैं? कौन सा चूज करने का सन ग्लास? या देखो, सन ग्लासेस का ना लेट अस अंडरस्टैंड कितने तरह के पहले आते हैं। तो एक सन ग्लास का पर्पस होता है कि आपको ब्राइट लाइट में कंफर्ट देना। तो सबसे पहले तो सन ग्लासेस का पहला काम है कि वो 80 to 90% लाइट को ब्लॉक करेगा। हाँ, तो आपकी आंख में 10-20% लाइट ही आती है, तो ब्राइट में भी आपको कंफर्ट होता है। ठीक है, ये तो कोई भी कर देगा। आपने शीशे को टिंट करना है और लाइट ब्लॉक हो जाएगी। फिर क्या होता है, एक कैटेगरी होती है जहाँ पे ये यूवी ब्लॉकिंग होते हैं। तो यूवी ब्लॉकिंग में भी ना आपको ध्यान रखना है कि आपका UVA एंड UVB दोनों ब्लॉकिंग हो उसमें। यूवी लाइट 3 तरह की है, ABC। C नहीं पहुंच पाती, C तो ऊपर ही ऊपर रुक जाती है ओजोन से, बाकी A भी नीचे पहुंच गई। तो वो जो पहुंची और आप वो चश्मा पहनते हो अगर प्रोटेक्शन वाला, तो दैट हैज़ एडेड बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो वो पिगमेंटेशन नहीं होती स्किन की, डार्क सर्कल्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं आते। फिर ये जो लाइट है, ये हमारी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जब इसका होता है ना, तो हमारी आंख में कैटरैक्ट को जल्दी ले आती है। यहाँ एक प्रॉब्लम होती है ARMD, मैकुलर डीजनरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी ले आती है या इश्यूज क्रिएट करती है। तो ये आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सन ग्लास, रिकमेंडेड UVA UVB वाला प्रोटेक्शन वाला, तो इट हैज एडेड बेनिफिट्स। अब पोलोरॉइड क्या होता है? पोलोरॉइड ना बेसिकली आपका ग्लेयर को बचाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रिफ्लेक्शंस आ रही है, मान लो लेक साइड गए हो, रिवर साइड गए हो, स्नो में गए हो, तो वहां पे जो लाइट आएगी ना वो टकरा के रिफ्लेक्ट होगी और वो ग्लेयर डालेगी। तो जब आप पोलोरॉइड पहनोगे, तो पोलोरॉइड का क्या पर्पस है कि एक सर्टेन डायरेक्शन को आने देती है, बाकी को रोक देती है। तो यू डोंट फील दैट ग्लेयर। तो इवन अदरवाइज इफ यू वेयर पोलोरॉइड, तो आप देखना बहुत फर्क लगता है कि वो ग्लेयर ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। राइट। मतलब ये जो बड़ी बड़ी फैंसी कार्स होती है, लैम्बोर्गिनीज, फरारीज,
इनकी विंडशील्ड में ना पोलोरॉइड होती है ये। राइट चश्मा ना पहनो अंदर से फिर भी कंफर्टेबल है बंदा। राइट। और रात को भी लाइक कोई हाई बीम मार रहा है तो हाँ, हाई बीम नहीं, हाई बीम से इतना वो नहीं है इसका। रात को अगर आपको ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए ना तो हाँ। आप थोड़ा सा वो येलो टिंट वाला चश्मा पहन सकते हो। ओके उससे थोड़ा कंट्रास्ट बेटर होता है, नाइट टाइम ड्राइविंग में थोड़ा हाँ। सा कंफर्ट और मिल जाता है, दैट यू कैन डू। ओके अच्छा, फिर ये मान लो चश्मे में भी ये कोटिंग्स आती हैं, स्पेक्टिकल जो आप पहनते हो, तो हमने बात करी ब्लू लाइट कोटिंग का तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ फिर एक चश्मे में UVA UVB कोटिंग करा सकते हो, दैट इज हेल्पफुल, करा लो। फिर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है, एंटी रिफ्लेक्टिव, हाँ। वो भी करा सकते हो। अच्छा तो उसका- पोलराइड से अलग है। हाँ, वो अलग चीज़ है। अच्छा वो बेसिकली होती है कि आपकी आंखें कॉस्मेटिकली बेटर लगती हैं। ओके मतलब आपने एक तो शीशा है कि आप देखोगे कि शीशा शीशा दिखता है, लाइट फैलती रहती है। हाँ। और एक होता है कि चश्मा पहनो तो बंदे की आंखें आंखें भी दिखती दिखेंगी। हैं। तो आंखें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है ना, हाँ। तो उससे वो लाइट का थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कुछ फंडा होता है इनका। हाँ। मतलब आईज लुक बेटर कॉस्मेटिकली, अच्छा लगता है पहनने में, वो उसका रोल है। कई लोगों को आईज में डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं और आईज के अराउंड लाइक मतलब कुछ डिस्कलरेशंस वगैरह भी आ जाते हैं। तो क्या ये भी आपके प्रैक्टिस में आता है? क्या ऐसे केसेस आते हैं? नहीं, आते हैं मेरे पास, अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब डार्क सर्कल्स आ गए, क्या करें, हाँ। कोई सोल्यूशन है? बहुत सारे सोल्यूशंस हैं इसके। डी पिगमेंटिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, कुछ स्पेशल तरह के लेजर्स आते हैं वो कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी जो डार्क सर्कल से रिलेशन ना डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा देखते सो हैं। इट्स पिगमेंटेशन इशू। या पिगमेंटेशन इशू, द स्किन इज थिनर, लाइटर, मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन, प्लस इसमें इफेक्ट्स आते हैं, स्लीप कम है, कैफीन ज़्यादा है, स्ट्रेस कम है, तो ये सब इफेक्ट होता है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ Dermatology. हाँ, तो हम भी उनको रेफर कर देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि आप उनसे हेल्प ले लो। बट आप कुछ भी कर लो डार्क सर्कल्स के लिए, टेम्परेरी रिलीफ है। मतलब आपने डी पिगमेंटिंग क्रीम्स लगा ली, कुछ लेजर्स करा लिए, आज तो ठीक हो गए, बट ओवर द टाइम स्किन अपना नेचुरल कलर तो दोबारा रीगेन करेगा ना, तो फिर उसे मल्टीपल सिटिंग्स करनी पड़ती हैं। राइट। तो स्किन थिनिंग की वजह से भी हो सकता है बिकॉज वो हाँ, अगर इरिटेशन हो रहा है थिन है, हाँ और आपके पीछे ब्लड वेसल्स हैं, हाँ। ज्यादा थिन है, वो ज्यादा दिखेंगी, डार्क अपीयरेंस आएगी। हाँ, और इरिटेशन भी अगर ज्यादा होगा तो पिगमेंटेशन बढ़ेगा। हाँ, इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो फिर ऐसी अपीयरेंस Pigmentation. आएगी, पफिनेस आएगी, डार्क सर्कल्स आएंगे। इंडिया में आई डोनेशन का क्या सीन है? क्या बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है? क्या सक्सेसफुली हो पाता है और उसके बाद कंप्लीट आईसाइट आ जाती है? जब मैं किसी पेशेंट को बताता हूँ ना गौरव कि आप मतलब ब्लाइंड हो गए हो एंड नाउ देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने ना आई डोनेशन सुना है, तो मेरी आंख चेंज कर दो, दूसरे की आंख लगा दो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरी आंख को चेंज नहीं करा जा सकता। जब हम बात करते हैं आई डोनेशन की, जब हम बात करते हैं कि अपनी आंखों का दान करो, उससे दूसरे इंसान को रोशनी मिलेगी, तो उसमें भी हम आंख का सिर्फ एक हिस्सा यूज कर रहे हैं, जो सबसे सामने वाला हिस्सा है, काली पुतली वाला। हाँ तो अगर आपकी आंख में अंधापन उस काली पुतली की प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, हाँ तो हम आपको नजर दोबारा दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कोई और सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। हाँ बट प्रॉब्लम इसकी देखो कितनी सिंपल चीज है कि अगर आप मर जाओ तो मरने के बाद आपने अपने शरीर का क्या करना है, या तो उसको दफना दोगे या जला दोगे। तो मान लो अपनी आंखों का आप दान कर देते हो तो 2 लोग दोबारा देख पाएंगे, फिर भी अपने देश में कोई ये दान करता ही नहीं है, और लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो दोबारा देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि इसके अराउंड इतने सुपरस्टिशंस हैं, इतने अंधविश्वास है, लोगों को लगता है भाई पता नहीं अंधे पैदा हो जाएंगे, या अंधविश्वास। ऊपर वाले आत्मा को शांति नहीं देगा कि तुम आंखें दे के आ गए, तो लोग आगे बढ़ के करते नहीं है, और ये बर्डन जो है ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट हैज टू गो अक्रॉस कि जब आप मर जाओगे तो मरने के बाद शरीर का कोई यूज नहीं है, तो अगर वो किसी के काम आ जाएगा तो उससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है। आप तो अमर हो गए, आपकी आंखों से किसी और ने देख लिया, राइट। और फिर वो इंसान उस आंख को दोबारा दान कर सकता है, उससे एक और इंसान दोबारा देख सकता है। तो इतनी बड़ी चीज को करने में हम इतना पीछे क्यों रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, सिर्फ क्योंकि माइंड में सुपरस्टिशंस हैं। तभी तो हम साइंस को लाना चाहते हैं। और ज्यादा साइंस में जब बंदा घुसेगा ना तो इन सब अंधविश्वास से बाहर निकलेगा, और फिर उसे वो चीजें जो अभी उस जिसको लेके वो श्योर नहीं है, वो चीजें ज्यादा मीनिंगफुल दिखाई देने लगेगी। एब्सोल्युटली, दिस इज वन थिंग दैट हैज टू गो अक्रॉस। ओके, सो काफी अच्छे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स शेयर किए आइज के बारे में, साइंटिफिक इंसाइट्स फॉर अ गुड आई साइट। यस, डेफिनेटली। सो अब जाने से पहले, बिफोर वी रैप इट अप, क्या आपका कोई फाइनल मैसेज होगा व्यूअर्स के लिए जो उनको हेल्प करे फॉर अ बेटर आई? हाँ, साल में एक बार आंखों को चेक करा लिया करो, और
कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगता है कि आंखें नॉर्मल नहीं है, विजन ब्लर हो रही है, लाली हो रही है, पानी हो रहा है, खुजली हो रही है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट करना बंद कर दो, फार्मेसी वाले के पास जाना बंद कर दो, घरेलू नुस्खे बंद कर दो, दोस्तों कॉल करना बंद कर दो। डॉक्टर्स इन आर कंट्री, हमारी तो बहुत अच्छी किस्मत है कि अवेलेबल है। आज सोचा तो कल डॉक्टर को दिखा सकते हो। ये फैसिलिटी अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना है ना, 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट लगती है। सो डॉक्टर्स आर रेडिली अवेलेबल, द फैसिलिटी इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, स्किल्स आर देयर, टेक एडवांटेज ऑफ इट। प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनल ओपिनियन लो और अपना इलाज कराओ, ये सब चीज़ें करके, और ख़राब मत करो आंखों को। तो आई थिंक लाइफस्टाइल पर भी जितना हो सके फोकस करना भाई जरूरी है। अल्टीमेटली हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स एन हेल्दी बॉडी। राइट। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जियोगे, अभी तो झेल जाएगी बॉडी जब तक 30-35 तक हो, उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, फिर इधर उधर भागोगे, देन यू रियलाइज कि अरे यार ये तो मिस कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर द एडवाइस Thank you for एंड inviting प्लेजर me. होस्टिंग यू। Wonderful talking to you. And really glad that we could touch upon these topics and और लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट समझ जाए कि जब तक किसी को साइंस नहीं समझ आएगी ना चीज़ की, तब तक वो मिसलीडिंग बातों में फंसता जाएगा। राइट राइट। दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस कि लुकिंग फॉर द मैजिक पिल हमेशा Yeah. वो चालू रहेगा। दैट मैजिक विल ओनली हैपन इफ देयर इज नो साइंस, देयर इज मैजिक। Exactly. व्हेन देयर इज साइंस, देयर इज नो मैजिक।